जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, संगत को नमस्ते। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि आज उनकी कृपा से मुझे उनका सत्संग करने का मौका मिल रहा है। हम सभी संगत बहुत ही लकी हैं कि हमें गुरु जी की शरण में जगह मिली। हमने बहुत ही अच्छे काम किए होंगे या गुरु जी ने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। गुरुजी एक ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, गुरुजी इज गॉड। गुरुजी महाशिव हैं। उनको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनको बिना बताए पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में। जो हमें भी नहीं पता अपने बारे में, गुरुजी को वो भी पता है। और जो हमारे लिए अच्छा होता है गुरुजी हमारे लिए वो करते हैं। हमें कई बार लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा है, मुझे गुरुजी आप ये दे दो, या हम मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ जाते हैं। बट हमें गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। और जो हमारे लिए अच्छा होता है गुरुजी हमें वो राइट टाइम पे बिना मांगे बेस्ट देते हैं। हमें ये बात अच्छे से मतलब अपने एक चीज होती है, हमें सभी को डाउट आता है बीइंग ह्यूमन कि भगवान फिजिकल फॉर्म में कैसे आ सकते हैं। मतलब बहुत ही बड़ी चीज है कि भगवान फिजिकल रूप में आए थे गुरु जी के नाम रूप में। बट हमें ये सबको पता है कि सारे भगवान जितने भी भगवान हैं, चाहे वो राम जी थे, कृष्ण जी थे, सभी कभी ना कभी फिजिकल फॉर्म में आए थे। उन्होंने अपना उस टाइम पे जो भी मतलब कुछ लोगों ने समझ पाए थे वो कि भगवान है, कुछ लोगों ने उस टाइम पे जब वो फिजिकल फॉर्म में थे उनको भगवान ट्रीट नहीं किया। बट अब आज की डेट में सबको पता है कि वो भगवान थे। ऐसे ही हमारे गुरुजी भी भगवान हैं। बट जब फिजिकल फॉर्म में थे तब कुछ ही लोग समझ पाए, और आज जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है बट हर दिन हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है, हर चीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो अब आज की डेट में हम सब जानते हैं, हम सब रियलाइज करते हैं इस चीज को कि गुरुजी भगवान है। जिस दिन हम गुरुजी के पास जाना स्टार्ट करते हैं उस दिन हमारी जो भी पोजीशन है, चाहे वो फिजिकल स्टेज है या फिनेंशियली इमोशनली, हर चीज को गुरुजी के पास आने के बाद आप ये मान के चलिए कि हमारा ग्राफ ऊपर ही जाएगा। किसी भी हाल में वो उससे नीचे नहीं जा सकते हम। बस हमें सिर्फ एक चीज करनी है, गुरुजी को सरेंडर करना है और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। ये बात हमें भूल जानी चाहिए कि कोई मीडिएटर है। गुरुजी के मंदिर में कोई मीडिएटर नहीं है। कोई भी हमें ये नहीं है कि इस अंकल या इस आंटी के पास से हम गुरुजी से ज्यादा क्लोज हो सकते हैं। गुरुजी से हम डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ें। घर में बैठे हैं, कहीं भी हैं, हम गुरुजी से अगर कुछ बात करेंगे या उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या हमारे मन में कोई भी डाउट है किसी भी चीज का, तो गुरुजी उसको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करते हैं। गुरुजी की फोटो देख के अगर आप कभी बात करेंगे ना तो आपको लगेगा कि गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं। या हमें जो भी डाउट है हमें अपने सत्संग के थ्रू क्लियर हो जाता है, या हम शब्द सुनते हैं तब क्लियर हो जाता है, या मंदिर गए सत्संग में गए। बट गुरुजी हमारे हर डाउट का जवाब जरूर देते हैं। बस हमें रियलाइज करना है कि कब हमें उस चीज का आंसर मिल रहा है। गुरुजी के अंदर से एक फ्रेग्रेंस आती थी, उनकी खुद की फ्रेग्रेंस, जो हमें कहीं भी आज भी कहीं भी फील हो जाती है। बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस थी। मतलब जिन्होंने देखा होगा गुरुजी को वो जानते हैं कि मंदिर में जब छोटे मंदिर जाते थे या बड़े मंदिर जाते थे तो गुरुजी की बॉडी में से फ्रेग्रेंस आती थी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस जो कि कहीं पे भी हमें फील हो सकती है। और गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वो, या कभी भी हम कोई प्रॉब्लम में है तो ये दिखाने के लिए कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, वो फ्रेग्रेंस फील कराते हैं। गुरुजी भगवान है, उनके चारों तरफ से बहुत लाइट्स निकलती थी, बहुत ही अलग किस्म का ऑरा होता था जो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो जब चलते थे ना उनके पांव जमीन पे से ऊपर रहते थे, मतलब जमीन टच नहीं करते थे।
जमीन से थोड़ा ऊपर ही रहते थे जब गुरुजी चलते थे। मेरी लाइफ का गोल्डन डे था 28 जनवरी 2006, जब गुरुजी की कृपा से मैं उनसे कनेक्ट हुई। 2006 में लेजर वैली ग्राउंड गुड़गांव में गुरुजी का सत्संग था, एनुअल सत्संग, जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा था गुड़गांव में। मेरे पापा को उनके एक फ्रेंड काफी टाइम से बोल रहे थे, मतलब अराउंड 2-3 इयर्स से वो बोल रहे थे पापा को कि हमारे गुरुजी हैं, भगवान है, आप एक बार चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट हम भगवान में तो मानते थे, बट हम गुरु में नहीं मानते थे। हमें ये लगता था कि गुरु भगवान हो ही नहीं सकते, सारे गुरु ऐसे पंडित जैसे और इस तरह से एस्ट्रोलॉजर टाइप्स होते हैं। तो हम इसलिए किसी ना तो पंडित और एस्ट्रोलॉजर पे जाते थे, और हम मतलब उनकी बातें सुन के यही लगता था कि ये भी ऐसे ही होंगे, ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान हो। तो हमें 2-3 साल हो गए, मतलब वो अंकल बोल रहे थे, बट हम नहीं गए। बट उस दिन जब गुरुजी गुड़गांव में आ रहे थे, तो उन अंकल का 3-4 बार फोन आया। उन्होंने बोला कि अब तो गुड़गांव में ही है, मतलब आप एक बार आ जाइए, अगर आपको नहीं अच्छा लगा आप नेक्स्ट टाइम मत आइएगा। तो हमें लगा कि हाँ चलो गुड़गांव में ही है, और मतलब पापा को लगा कि इतनी बार कह चुका है, तो फ्रेंडशिप रखने के लिए पापा की चलो दोस्त कह रहे हैं तो चलते हैं, तो करके हम चारों, मम्मी पापा और मैं और भाई, हम चारों सत्संग में गए। जब हमने वहां एंट्री ली, गुरुजी के अंदर से इतना ऑरा था, मतलब हम सोच नहीं सकते। और हमने गुरुजी की एक नजर जो हम पे पड़ी ना उस टाइम, मतलब हम सब कुछ भूल गए। हमें लगा कि हाँ बस यही जगह है, मतलब सच में, मतलब हमें कुछ हमारे साथ उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, बट गुरुजी की एक नजर जो हम पे पड़ी ना, हमें खुद से ऐसा लगने लगा ये, हाँ ये भगवान है, और मतलब हाँ हम यहीं यहीं आना था हमें, और हमें बहुत लेट हो गया और अब हम यहीं रहेंगे, मतलब बस हमारा घर जाने का मन ना करे, और हम कंटिन्यूअसली जैसे वहां बैठ के बस गुरुजी को देखी जाए। और गुरुजी ने हम पे 3-4 बार जैसे नजर डाली। और एक चीज थी, जितनी संगत होती थी ना, मतलब सबको यही लगता था कि गुरुजी मेरी ओर देख रहे हैं। मतलब गुरुजी की नजर ऐसी थी कि हर बंदे को वहां पे ये लगता था कि मैं हूं और गुरुजी हैं। इतना मतलब डिफरेंट, और इतनी पॉजिटिविटी, इतना बढ़िया सत्संग हमने कहीं नहीं देखा था उस दिन से पहले। सोच के तो हम ये गए थे कि हम बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे, बट हम लास्ट तक रुके, लंगर किया, और लास्ट में भी जब सब कुछ हो गया तो हमारा घर वापस आने का मन नहीं हो रहा था, मतलब हम जबरदस्ती आए हैं। इतना अच्छा लगा हमें वहां पे। घर आने के बाद गुरुजी की फोटो हमारे आगे आती रहे, मतलब एक ही बार हम गुरुजी के दर्शन कर पाए थे, और उसी में गुरुजी ने हमें अपना बना लिया। घर आके हर जगह हम जहाँ देखे गुरुजी की फोटो हमें दिखे, और भगवान जी की फोटो हमने रखी होती थी अपने पूजा रूम में। बट मतलब अब उनमें भी हमें गुरुजी दिखने शुरू हो गए फर्स्ट मीटिंग में ही। फिर हमने उन अंकल से पूछा, उन्होंने हमें एम्पायर स्टेट का बताया कि छोटे मंदिर में बैठते हैं गुरुजी। तो हमने सोच लिया था कि अब हमें छोटे मंदिर जाना है जल्दी से जल्दी। तो जो भी नेक्स्ट थर्सडे आया था, उस दिन हमारा मंदिर का प्रोग्राम बन गया। बट उन अंकल ने कहा था बच्चे अलाउड नहीं है, तो उस टाइम मैं और भाई छोटे थे, तो हम लोग नहीं जा पाए, और मम्मी पापा अकेले गए मंदिर। जब मम्मी पापा मंदिर गए तो गुरुजी के जैसे ही एंटर हुए ना, गुरुजी ने बोला आओ कंपनी सेक्रेटरी। पापा को लगा कि मतलब गुरुजी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, और जिन अंकल के थ्रू गए थे इनफैक्ट उनको भी नहीं पता था ये चीज कि पापा कंपनी सेक्रेटरी हैं। पापा ने सीए और सीएस दोनों किया हुआ था, लेकिन वो सिर्फ पापा को एज अ सीए ही जानते थे, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि सीएस भी किया हुआ है। तो हम एकदम से ये हो गया कि गुरुजी ने कंपनी सेक्रेटरी बोला, मतलब रिकग्नाइज किया। बहुत ही अच्छा लगा कि बिना कुछ बताए गुरुजी ने रिकग्नाइज किया। फिर हमें वो अंकल मिले, तो पापा ने उनसे पूछा कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे एक बुलावे से मंदिर आते तो आप बहुत पहले आ चुके होते। अब जो आप मंदिर पहुंचे हो ना, वो गुरुजी के बुलावे से आए हो, मेरे बुलाने से नहीं आए हो। और ही नोज एवरीथिंग। तो हमें बहुत अच्छा लगा उस दिन। फिर मम्मी पापा जब घर आए, मम्मी पापा के कपड़ों में से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, मतलब हम मम्मी का दुपट्टा लेके बैठे रहे नेक्स्ट 2-3 डेज तक, उसमें से फ्रेग्रेंस आती रही कंटिन्यूस, इतनी फ्रेग्रेंस थी। तब पापा क्या है, ये शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे, तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए पापा को। तो हम घर पे ही बैठ के, मम्मी जैसे गुरुजी से बातें कर रही थी, तो मम्मी ने बोला गुरुजी बहुत लॉस हो गया शेयर मार्केट में, कुछ परमानेंट जुगाड़ अगर आप करवा देते तो बहुत अच्छा होता। तो बस मन में बोल रही थी घर पे बैठे हुए। तभी पापा को
10-15 मिनट में कहीं से कॉल आया और एज कंपनी सेक्रेटरी उन्होंने पापा को जॉब ऑफर की। कुछ नहीं पूछा, आपका प्रीवियस वर्क एक्स क्या है, आपको इसका कितना मतलब नॉलेज है, कुछ नहीं पूछा, सीधा ऑफर दे दी। उस दिन हमें फिर मंदिर भी जाना था। उस दिन मैं और भाई भी मंदिर गए। हमें था कि हमारा भी बहुत मन है गुरुजी के दर्शन करने का, बच्चे अलाउड नहीं है तो कोई बात नहीं, गुरुजी हमें डांटेंगे, हम डांट सुन लेंगे, बट जाएंगे जरूर आज। तो उसके बाद हम लोग चारों जब मंदिर गए तो ये सोच के गए थे मम्मी पापा कि गुरुजी से पूछेंगे कि ये वाला जॉब ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो जैसे माथा टेकते हुए पापा का नंबर आया तो पापा कुछ नहीं बोल पाए। फिर मम्मी का नंबर आया, मम्मी ने बड़ी हिम्मत लगा के ये बोलने की कोशिश की, पूछने की। तो बोला जैसे ही गुरुजी, तो गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो। उस टाइम हम नए थे तो हमें लगा कि मम्मी को लगा कि मैंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, गुरुजी ने बिना क्वेश्चन सुने ही बोल दिया। तो मम्मी ने फिर वापस बोलने की कोशिश की कि गुरुजी आज इनको, फिर गुरुजी ने तभी एकदम दोबारा से बोला कि ज्वाइन करो। फिर मम्मी ने सोचा अब मैं बिना सांस लिए पूरा क्वेश्चन बोलूंगी। तो एकदम से मम्मी ने बोला गुरुजी आज इनको माने सर से ऐसे ऐसे जॉब ऑफर आई है, क्या करें, करना चाहिए हमें। तो गुरुजी ने बोला कि कह तो दिया ज्वाइन करो, मैंने ही तो दिलवाई है। मतलब गुरुजी ने दिलवाई थी जॉब एकदम से, जो घर बैठे मम्मी ने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ने साथ साथ सुनी, जॉब भी दिलवाई और फिर बिना क्वेश्चन पूछे ये भी दिखाया कि हाँ मुझे पता है, मैंने ही दिलवाई है। तो गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको साथ साथ ही उसका सॉल्यूशन भी भेज देते हैं। उसके बाद मैं एक दिन सो रही थी तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया, आज से तेरा नाम विभा। तो मैंने नाम विभा तो बहुत बार सुना था, हम सभी ने सुना होगा, विभा तो काफी कॉमन नाम है, बट विभा मैंने कभी नहीं सुना था। तो मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा सुनने में तो विभा जैसा बोला गुरुजी ने, बट क्या स्पेलिंग है एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी क्या स्पेलिंग्स हैं। तो गुरुजी ने बोला VRIBHA, विभा। तो फिर मैंने पूछा गुरुजी से ड्रीम में ही कि गुरुजी मतलब चेंज करना है नाम, हाँ हाँ आज से तो विभा। ये ड्रीम मुझे दिखा और उसके बाद जब मैं सो के उठी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरे साथ रियल में हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने ड्रीम देखा है। मुझे एकदम, मैं स्वेट कर रही थी, मुझे गूज़बम्प्स आए हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने ही अभी गुरुजी थे और उन्होंने मुझे 1 to 1 फेस टू फेस बोला है। मतलब एक्चुअल टेलीपैथी जैसा मेरे साथ हुआ। फिर हमें उस दिन बड़े छोटे मंदिर जाना था, वहां पे हम गए तो मन में एक क्वेश्चन था कि क्योंकि मैं 10th की एग्जाम्स दे चुकी थी, तो अब CBSE में या नेम चेंज सर्टिफिकेट्स में भी करवाएं या बस घर में हम विभाग बोल लें, कैसा करना है। तो मम्मी ने सिर्फ इतना बोला गुरुजी, मतलब पूछना चाह रही थी मम्मी, बट वो ये सिर्फ गुरुजी बोला और गुरुजी ने बोला नेम चेंज कर दो। तो हमें क्लियर हो गया कि हमें नेम चेंज करना है सर्टिफिकेट्स में भी। फिर पापा नेम चेंज के एडवर्टीजमेंट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह एज पर प्रोसेस कलेक्ट करके प्रिंसिपल के पास गए एमिटी स्कूल में। वहां प्रिंसिपल ने बोला और भी बहुत बच्चों के एप्लीकेशंस गए हुए हैं स्कूल में, 10th के बाद CBSE में नाम चेंज कराना इम्पॉसिबल है, सबके रिजेक्ट होके आ गए हैं एप्लीकेशंस, तो इम्पॉसिबल है ये। तो पापा ने कहा नहीं आप हमारा भेज दीजिए, हमारा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला आप इतना श्योरली कैसे कह सकते हैं। तो पापा ने बोला कि हमारे गुरुजी महाशिव हैं और उन्होंने बोला है और उनका कहा कोई नहीं टाल सकता, तो इसलिए इसका नाम चेंज होके आ जाएगा, बस आप इसकी एप्लीकेशन लगा दीजिए। तो उसको भी समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, मतलब तो कह रही क्या मतलब। तो उसने भी पापा से आधा 1 घंटा सत्संग सुना गुरुजी का, और एमिटी स्कूल से काफी टीचर्स भी कनेक्ट हो गए उसके बाद, और इनफैक्ट आज तक जाते हैं मंदिर, उनके साथ अपने खुद के इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं अब। तो प्रिंसिपल ने खैर मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, मेरे साथ और भी कुछ बच्चों की एप्लीकेशंस थी वो भी वापस से सेंड कर दी। अब मेरा तो विद इन 10 days नेम चेंज होके आ गया CBSE से, बट उन बच्चों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अब वो बच्चे भी आके मुझसे पूछे कि क्या प्रोसेस फॉलो किया था, क्या था तेरा तेरा तो एकदम चेंज हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो ये है गुरुजी का, अगर गुरुजी ने कोई चीज बोल दी है तो वो होके रहेगी, चाहे वो कितनी मुश्किल है, चाहे वो किसी भी लेवल की क्यों नहीं है, वो होके रहेगी। तो
गुरुजी ने क्योंकि मेरा नेम चेंज किया था, हमारा बहुत ही इजीली सब कुछ हो गया। फिर मुझे ये था कि इसका मीनिंग क्या है। नेम डिफरेंट है, मीनिंग मेरे को नहीं पता था। मैंने गूगल किया काफी जगह, कहीं मुझे इस नाम का मतलब पता नहीं चल रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि अब तू एम्पायर स्टेट आएगी जब, तो तुझे मीनिंग पता लग जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम मंदिर गए तो वहां पे एक अंकल मिले। उन्होंने मतलब हमें गुरुजी ने फर्स्ट फ्लोर पे भेजा था, ऊपर बैठो। ऊपर बैठे हुए थे हम, तो उन्होंने पापा से पूछ रहे थे कि आपका कोई क्या एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी के साथ, कोई रिसेंट एक्सपीरियंस। तो पापा ने यही वाला एक्सपीरियंस रिसेंट वाला उनको सुनाया। तो पापा ने बताया कि अभी मीनिंग नहीं पता नाम का। तो उन्होंने एक नंबर दिया कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत के हेड हैं, आप इनको कॉल कीजिएगा मेरा रेफरेंस देके, वो एकदम आपको मीनिंग बता देंगे। तो फिर हम घर आए जब, तो हमने उनको कॉल किया। तो उनको भी, क्योंकि नेम बहुत यूनिक है, उनको भी इंस्टेंटली तो मीनिंग नहीं पता था, बट उन्होंने नेम नोट कर लिया। उन्होंने बोला मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर में कॉल किया और फिर उन्होंने बताया कि इस नेम का मतलब है चोजन लाइट। तो गुरुजी ने इतना प्यारा नाम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे खुद से नाम दिया, वो भी इतना प्यारा। और गुरुजी ने बहुत हर जगह, मतलब मेरे साथ तो ऐसे होता था कि जब हमने मंदिर जाना स्टार्ट किया, बच्चे अलाउड नहीं थे, फिर भी हम बीच बीच में चले जाते थे, बट गुरुजी ने कभी डांटा नहीं, हमारा मन रखा। और गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस बहुत जगह बीच बीच में मुझे फील कराई। मैं मेट्रो ले रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, कैब में हूँ, जब भी कभी मुझे लगता था मैं कहीं स्टकअप हूँ, गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस देके मुझे रियलाइज कराते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन का चल रहा था प्रोसेस। मेरे 12th में मार्क्स आए 86.25%। तो मुझे ये था, मुझे बीकॉम ऑनर्स ही करना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, मैत्री कॉलेज, वहां पे कट ऑफ निकली 86% और मेरे मार्क्स से 86.25%। तो मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया ना, तो वहां पे उन्होंने बताया कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कट ऑफ रॉन्गली डिक्लेयर होगी। 89% निकलनी थी बीकॉम ऑनर्स की, और गलती से बाय मिस्टेक 89 का 86 हो गया, और उसकी वजह से हमें 3-4 सेक्शन और बनाने पड़ रहे हैं। तो ये है गुरुजी का कि मतलब मेरे 86.25 थे, तो गुरुजी ने 89 में 9 का 6 करा दिया। और अब कॉलेज के रेपुटेशन पे, यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन पे आता है, तो एक बार पब्लिश हो गई कट ऑफ, तो फिर वो चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे बचाने के लिए, मुझे गुरुजी ने एडमिशन दिलाने के लिए, और कितने बच्चों का भी भला हुआ साथ में। तो गुरुजी के लिए ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, एडमिशन कराने वाली चीजें। हमें, हमारे लिए हालांकि बहुत ही बड़ी चीज है, हमें लगता है कि एडमिशन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, बट उनके लिए बहुत छोटी चीजें हैं। उसके बाद गुरुजी ने मेरा एमबीए में भी एडमिशन कराया। मेरे कैट में, क्योंकि कैट उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा था, तो मेरे स्कोर थोड़ा कम आया, 79%। मुझे कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो प्राइवेट कॉलेजेस में एमिटी था कंपैरेटिवली, मतलब सारे लॉट में जो कि बेटर था, बट वहां भी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था 79 पे। तो गुरुजी ने क्या किया, उस टाइम पे मेरा भाई 12th में था, उसने टॉप करा 12th में। तो जो एमिटी की चेयरपर्सन थी, उसने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मेरे पापा को कॉल किया। तो जब कॉल किया तो मतलब वो वैसे मुझे भी जानती थी, क्योंकि मैंने भी एमिटी से ही स्कूलिंग किया था, तो पूछ रही थी। तो पापा ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इसका कैट में स्कोर कम है, तो एमिटी में भी एमबीए में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है इसको। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा, मेरा नाम लेके जाइएगा, हो जाएगा आपका। तो उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि ठीक है, मतलब गुरुजी ने ये तो करवा दिया मेरा, बट मेरा मन ये था कि एक जो मेरिट पे एडमिशन होता है ना, उसकी एक अलग ही खुशी और सेटिस्फेक्शन होती है मन में। ठीक है, किसी और को नहीं पता चलेगा, बट मुझे तो ये पता रहेगा कि मेरा, मतलब मेरे खुद के मेरिट पे नहीं हुआ है, मेरे भाई के मेरिट पे मेरा एडमिशन हो रहा है। तो ये चीज मेरे मन में थी। तो गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि ठीक है, तू मतलब मेरिट पे जाना चाहती है ना। तो मैंने मैट का भी एग्जाम दिया हुआ था। हालांकि वो मैट का एग्जाम मेरा ओके टाइप से हुआ था, बट मेरा परसेंटाइल उसमें 99.9% आ गया। और एमिटी में मेरा एडमिशन मैट के स्कोर के बेसिस पे रूटीन में हो गया। तो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया
कि एडमिशन वाली चीज में जब तू एलिजिबल नहीं थी तभी भी मैं तेरा एडमिशन करा रहा था, और फिर जब तेरा मन था कि तू मेरिट पे एलिजिबल हो जाए तो मैंने तुझे मेरिट पे भी एलिजिबल करा दिया। तो ये है गुरुजी का कि आपका मन भी रखते हैं और आपका काम भी, दोनों चीजें करा देते हैं। फिर जैसे एडमिशन हुआ तो पेरेंट्स को कैंपस घुमाते ही हैं कॉलेज वाले, तो पेरेंट्स को जैसे कैंपस घुमा रहे थे तो उन्होंने बोला यहाँ पे बहुत सारी प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। तो उन्होंने ये नाम लिया और हम खुश हो गए क्योंकि मेरे को बैंक में ही जाने का मन था, फाइनेंस में जाने का। तो हमें ये था कि चलो अच्छा है बैंक्स आते हैं यहाँ पे, और उन्होंने एक ही कंपनी का नाम लिया और किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। फिर जब प्लेसमेंट का एक्चुअल में जब प्लेसमेंट्स का टाइम आया उस टाइम पे बहुत ही रिसेशन चल रहा था, मतलब हर बच्चे को ये था कि मेरा किसी भी कंपनी में हो भी पाएगा प्लेसमेंट, क्योंकि एमिटी में बैच साइज बहुत ज्यादा था और बहुत गंदे वाला रिसेशन था उस टाइम पे। तो हुआ क्या, एक कंपनी थी एमएनसी रिवेल, तो उसमें मेरा इंटरव्यू और बाकी सारी स्क्रीनिंग हो गई, सिलेक्शन भी हो गया। बट क्योंकि वो एमएनसी थी यूएस बेस्ड, उन्होंने क्या किया कि बोला कि हमें कुछ अप्रूवल्स चाहिए होते हैं अपने हेडक्वार्टर से, तो अभी हम आपका ऑफर लेटर होल्ड पे रखेंगे। अब रूल ये था एमिटी में कि आपका जब एक कंपनी से ऑफर लेटर आ जाए उसके बाद आप किसी कंपनी में नहीं बैठ सकते। तो अब ऑफर लेटर क्योंकि होल्ड पे था तो मैं ओपन थी कि मैं किसी और कंपनी में भी बैठ सकती हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा आई और मैंने वहां पे जब अप्लाई किया तो मेरा वहां पे अच्छा हुआ सब कुछ। और फिर एक दिन मैं जब सुबह ड्रीम में मुझे गुरुजी ने दिखाया कि तेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हो गया है और 3 बच्चों को लिया है और सबसे ऊपर मेरा नाम है। और मैं जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो मैं तभी की तभी बड़े मंदिर जा रही हूँ गुरुजी को थैंक यू बोलने। और जब मैं उठी ये ड्रीम देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था रिजल्ट सच में आ चुका है और मेरे को अब मंदिर जाने के लिए ही रेडी होना है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी तो रिजल्ट अवेटेड है, अभी तो मुझे कॉलेज जाना है। तो उसी दिन जब मैं कॉलेज गई तो रिजल्ट आ गया, 3 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ और सबसे ऊपर मेरा नाम था। और उसी दिन जो दूसरी कंपनी जिसका लेटर होल्ड पे था उनका भी लेटर आ गया। तो गुरुजी ने ये दिखाया मुझे कि मतलब रिसेशन के टाइम में भी कॉलेज कौन सा है, टाइम क्या है, वो मैटर नहीं करता। प्लेसमेंट मैं कराता हूँ। तुम किसी भी अच्छे कॉलेज में हो लेकिन प्लेसमेंट कराना मेरा काम है। जरूरी नहीं है अच्छे कॉलेज में हो, टॉप कॉलेज, तभी भी आपका प्लेसमेंट हो जाए। और अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। इस पे डिपेंड नहीं करता, गुरुजी ने प्लेसमेंट कराना है। तो उस टाइम भी गुरुजी ने मुझे 2-2 ऑफर हाथ में दिए। और जैसे मेरा मन था बैंक में जाने का तो इसलिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनली ज्वाइन कर लिया। अब गवर्नमेंट बैंक्स में होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, बट गुरुजी की कृपा से मेरे को 10 इयर्स हो गए थे और मुझे होम पोस्टिंग ही मिली। मैं मतलब दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में ही रही 10 इयर्स। 10 इयर्स के बाद फिर मेरा ट्रांसफर हुआ बड़ौदा। 10 साल जब मैं बीओबी में रही उसके बाद जब मेरा बड़ौदा बड़ौदा ट्रांसफर हुआ, फिर मैं क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो फिर मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फिर यहाँ पे रिजाइन डाला और साइमल्टेनियसली और कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दिया, प्राइवेट बैंक्स में। अब यहाँ पे मैं रिजाइन पहले डाल चुकी थी और यहाँ पे मैंने कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो गुरुजी का करिश्मा देखे कि मतलब मेरे पास टाइम कम था, 3 मंथ्स का जो नोटिस पीरियड था, उसी के दौरान गुरुजी ने मुझे मतलब एकदम से मुझे कॉल आती है एचडीएफसी बैंक से, और जिस टाइप का प्रोफाइल मुझे चाहिए उसी प्रोफाइल में पैकेज भी जितना मेरा पैकेज है उससे काफी अच्छी इंक्रीमेंट पे, गुड़गांव लोकेशन, सब कुछ मेरी पसंद का। मेरे को कॉल आती है एचडीएफसी बैंक से। मैं बड़ौदा में ही थी ज्वाइनिंग के टाइम और वहीं पे मेरा सारा स्क्रीनिंग हो गया ऑनलाइन ही और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मतलब रिजाइन पहले मार दिया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन भी गुरुजी ने करवा दिया एचडीएफसी में, सारी चीजें हो गई और इतना इजीली। और बल्कि उन्होंने बोला कि आपको 3 मंथ्स भी वहां पे सर्व करने की जरूरत नहीं है, हम आपका नोटिस पीरियड बाय आउट कर लेंगे। तो ये है गुरुजी का कि वहां पे मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी थी। मैंने हार्डली 15 दिन वहां पे लगाए एंड उसके बाद में मेरे को गुरुजी ने इधर एचडीएफसी में बहुत ही अच्छे पैकेज पे स्विच ओवर करा दिया। अब जब मेरा बीओबी में इनिशियली हुआ तो उसके बाद मेरी शादी का चल रहा था, तो शादी का भी मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। हुआ क्या कि एक अंकल ने पापा को जैसे बताया कि एक रिश्ता बताया, तो मम्मी पापा मिलाए
तो उनको अच्छा लगा, बट क्योंकि होता है ना कि अरेंज मैरिजेस में थोड़ा डाउट रहता है कि पता नहीं कैसी होगी फैमिली और ये वो, तो मम्मी घर में बैठ के गुरुजी से ही, गुरुजी की फोटो से बातें कर रही थी, और मम्मी ने बोला गुरुजी आप ही कोई इशारा कीजिएगा कि हम क्या करें। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मम्मी आपस बात ही करी थी गुरुजी से, तभी पापा के पास एक फोन आता है एक और अंकल से जो कि फारूक नगर रहते हैं। मतलब एक अंकल जिन्होंने इनिशियली रिश्ता बताया था वो चंडीगढ़ में रहते हैं, और एक अंकल जिनका फोन अब आया पापा के पास वो फारूक नगर रहते हैं, और दोनों ही मतलब टोटली डिफरेंट आइडेंटिटी है, एक दूसरे को नहीं जानते, कोई रिलेशन नहीं बीच में। तो जो फारूक नगर वाले अंकल हैं उन्होंने पापा को बोला कि एक मैं आपको प्रोफाइल बता रहा हूँ, आप ये नोट कीजिए आपकी बेटी के लिए। तो वो नोट जैसे नोट कर रहे थे ना, तो वो बिल्कुल सेम प्रोफाइल निकली जो उन अंकल ने बताई थी पहले वाले। तो ऐसे गुरुजी ने मतलब ये टैली कराया, मतलब कि हाँ ये सही है रिश्ता। फिर शादी का हुआ ये सब। तो उसके बाद जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन, उससे एक दिन पहले बहुत ही तेज बारिश थी, बहुत ही तेज। तो हमारा ओपन में था अरेंजमेंट, तो पहले बल्कि ये हो रहा था कि ओपन की जगह क्लोज में करना है क्या, बट ये था कि नहीं देखा जाएगा जो होगा, और ओपन में ही रखा। तो गुरुजी ने इतना अच्छे से कराया सब कुछ कि पूरा टाइम वेदर बहुत ही प्लेजेंट था, और जैसे मेरी विदाई हुई एकदम से बारिश शुरू हो गई। और इनफैक्ट जो वेन्यू भी था ना, हमें बाद में पता चला किसी संगत के थ्रू, जब कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, कि गुरुजी ने वो वेन्यू ब्लेस किया हुआ था, और गुरुजी वहां पे किसी संगत की ही शादी में गए हुए हैं पहले भी। तो गुरुजी की ये है कृपा कि हर चीज में मतलब अपनी प्रेजेंस सिखा देते हैं कि हाँ मैं इन्वॉल्व हूँ कहीं ना कहीं, ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरे हस्बैंड का ऑन साइट असाइनमेंट आ गया यूके का 1 साल के लिए। तो अब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 साल की लीव अप्लाई की, तो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि 1 साल के लिए बाहर जाने के लिए आउट ऑफ कंट्री कोई बैंक लीव नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है, बिकॉज ये रिस्क रहता है, एक तो कोई पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, और दूसरा एक तरह से ये तो ये हो गया ना घूमने के लिए आप जा रहे हो और 1 साल की आपको लीव दे दे बैंक। तो मैंने एक बार अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गई। फिर दूसरी बार अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गई। फिर मैंने तीसरी बार गुरुजी से अरदास लगाई मन में कि गुरुजी अगर मेरे लिए अच्छा है तो आप प्लीज इस बार करा दीजिएगा, और अगर नहीं है तो फिर मैं इसके बाद अप्लाई नहीं करूंगी। उसके बाद जब मैंने थर्ड टाइम लीव अप्लाई की 1 साल के लिए, तो मेरा गुरुजी ने लीव अप्रूव करा दिया और मेरे को लीव सैंक्शन हो गई। जब मेरी लीव सैंक्शन होके आई, मेरे को खुद एचआर वाले कह रहे हैं कि ये लीव कभी हम बाहर जाने के लिए सैंक्शन नहीं करते, 1 साल की लीव अगर होती भी है तो सिर्फ तब होती है जब मेडिकली कोई अनफिट होता है, बस अदरवाइज नहीं होती है। तो सब ये कहने लगे, मुझे इसकी तो पता नहीं किससे जान पहचान है, डेफिनेटली इसकी बैंक के ईडी से तो मिनिमम है ही है जान पहचान। फिर मैं उनको बोलती थी कि मेरी तो गुरुजी से, मेरे तो डायरेक्ट शिव जी से जान पहचान है, ईडी भी क्या करेगा इसके आगे। फिर वहां पे हमारा गुरुजी ने स्टे बहुत ही प्लेजेंट स्टे करवाया। वहां पे मतलब लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता, बड़े इश्यूज रहते हैं बाहर, बट हमें पूरे 1 साल कोई खाने की इशू नहीं आई, वेजिटेरियन फूड मिला। बल्कि मंडे को कई बार मुझे लगता था कि मेरा जलेबी समोसा खाने का मन है, अगर बड़े मंदिर जाती तो वहां मिलता समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद। तो वहां पे कई बार हम अगर निकलते थे मंडे, तो बल्कि पता नहीं कैसे कोई शॉप दिख जाती थी जहाँ पे समोसा और जलेबी बन रही होती थी। तो हर से छोटी चीज का गुरुजी ने वहां पे हमारा ध्यान रखा है, और हमारा स्टे बहुत ही प्लेजेंट रहा है। उसके बाद जब हम वापस इंडिया आ गए, मैंने बैंक रीज्वाइन किया, तो प्रमोशन एक्सरसाइज आ गई। अब प्रमोशन एक्सरसाइज जब आई तो सब कहने लगे तेरा तो होगा नहीं प्रमोशन, तो तू तो अपना टाइम वेस्ट करियो ही मत, क्योंकि 1 साल की छुट्टी के बाद आके प्रमोशन हो ही नहीं सकता, तेरी तो रेटिंग भी खराब आएगी, सब ऐसा रहेगा। तो अब ये है गुरुजी का करिश्मा कि मैंने फिर भी अप्लाई किया। जो लोग पूरे टाइम 1 साल से काम कर रहे थे उनकी रेटिंग मुझसे कम थी, मेरी रेटिंग ज्यादा आई और मेरी प्रमोशन भी हो गई। तो मतलब वो मैटर ही नहीं करता, गुरुजी की संगत के लिए कुछ मैटर ही नहीं करता, हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और हर जगह मतलब कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो आपका सारा काम बनता ही चला जाता है। फिर मेरे को ये लगता था कि हम नोएडा रहते थे पहले, फिर गुरुजी ने फिर स्लोली दिल्ली बुला लिया, बट मंदिर हमारा रेगुलर नहीं हो पाता था,
तो मुझे ये लगता था कि गुरुजी मतलब मंदिर रेगुलर नहीं हो पा रहा है और हस्बैंड भी गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे, तो मुझे ये लगता था कि गुरुजी अगर शायद संगत फैमिली में शादी होती तो मैं मंदिर रेगुलर जा पाती। तो मतलब थोड़ा ऐसा लगता था कि मेरा मिस हो रहा है मंदिर। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि तू फिक्र ना कर, ये भी अपना ही है। और फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को धीरे धीरे कनेक्ट कर लिया। हम पहले नोएडा रहते थे, नोएडा से धीरे धीरे दिल्ली बुलाया। फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की जॉब चेंज करवा दी। पहले टेक महिंद्रा में थे नोएडा, फिर वहां से गुरुजी ने इधर आईबीएम गुड़गांव बुला लिया। और ऐसे कर करके फिर जब मंदिर जाना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे हस्बैंड के साथ भी एक्सपीरियंसेस होने और अब गुरुजी से वो भी कनेक्ट हो गए। और फिर गुड़गांव में आने के बाद तो फिर हमारा मंदिर रेगुलर स्टार्ट हो गया। और मतलब गुड़गांव में तो सत्संग भी होते हैं, मंथली सत्संग। तो फिर हमारा मतलब गुरुजी से जो मैं आउट ऑफ कनेक्ट फील करती थी कि नहीं मैं मंदिर नहीं जा पा रही, सत्संग नहीं सुन पा रही, तो ये चीज भी गुरुजी ने मेरी दूर कर दी। उसके बाद हम फैमिली प्लान कर रहे थे, तो हमें 1.5-2 साल हो गया था, बट मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मन में ये आता ही है कि मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम है ही। और फैमिली में भी सब पूछना शुरू कर देते हैं अगर आपकी शादी को टाइम हो जाए, और खुद को भी लगता था कि हाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही। बट मुझे ये था कि गुरुजी भगवान है। अगर गुरुजी के पास आके मुझे बच्चा नहीं मिल रहा है तो मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। और गुरुजी से अच्छा डॉक्टर कोई नहीं, बेस्ट डॉक्टर गुरुजी है। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। अगर मुझे बच्चा मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, नहीं तो कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, आपके ऊपर है, आप मुझे देंगे या नहीं देंगे, बट मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। और मैं काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी उस टाइम। फिर मुझे एक दिन ड्रीम दिखाई दिया कि इस मंथ में मैं कंसीव कर रही हूँ। और फिर गुरुजी की कृपा से उसी मंथ में मैंने कंसीव कर भी लिया। अब जब मैंने कंसीव किया तो फिर मुझे लग रहा था कि मैं 1.5-2 साल से इतना डिप्रेशन में थी कि मुझे तो पता नहीं और कितनी बीमारियां या कितनी मैं अब टेस्ट वगैरह कराऊंगी जब, तो कितनी चीजें मेरी ऊपर नीचे होंगी। तो मतलब प्रेगनेंसी तो मेरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जाने वाली है। बट मेरे जो प्रेगनेंसी थी गुरुजी की कृपा से इतनी स्मूथ थी, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती थी, मतलब सब कुछ इतना स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरी प्रेगनेंसी में। और मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस जाने की रोड्स बहुत खराब थी, या मंदिर जाते हुए भी गुड़गांव की संगत को पता है बीच में एक इधर घाटा रोड पे बहुत खराब रोड थी। बट गुरुजी ने जहां मैं ऑफिस जाती थी और मंदिर जाती थी, बस इन दो जगह की जो भी टूटी फूटी रोड्स थी या स्पीड ब्रेकर थे, गुरुजी ने वो रोड्स बनवा दी। तो मतलब इतना ध्यान रखा गुरुजी ने कि मेरे रास्ते सारे एकदम बढ़िया करा दिए जहां जहां मैं जाती थी। फिर मेरे ऑफिस के वर्किंग आवर्स जो पहले 10 to 6 हुआ करते थे, वो गुरुजी ने कट डाउन करा के 9 to 4 कर दिए। मतलब बैंक में आपने सुना होगा 9 तो होता नहीं है टाइम, बट उस टाइम सिर्फ मेरी प्रेगनेंसी के टाइम ये टाइम था। अब आज की डेट में फिर से पहले वाला टाइम है। बस उस टाइम पे गुरुजी ने टाइमिंग पता नहीं कैसे 9 to 4 करा दिए, और इतना मेरा टाइम ऑफिस का भी अच्छा निकला, सारा गुरुजी ने ध्यान रखा। जब मेरे को बेबी की मूवमेंट कम फील होती थी या मुझे लगता था पता नहीं मतलब कम या होती ही नहीं थी मूवमेंट, तो मैं गुरुजी के शब्द सुनती थी या गुरुजी के मंदिर जाती थी या लंगर खाती थी गुरुजी का, तो मेरे को एकदम से फिर से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती थी। फिर जब मेरा डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मुझे बेबी बॉय हुआ है। अब जब जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन मतलब मेरा सिजेरियन होना था, तो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। जब मैं ओटी में गई तो वहां पे गुरुजी का जो ये ओम नमः शिवाय मंत्र जाप वो चल रहा था। तो मतलब मैं एकदम हैरान थी कि मतलब गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है ओटी में। तो उस दिन मुझे मतलब मैंने पूरी प्रेगनेंसी जिस डॉक्टर को दिखाया, मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो डॉक्टर भी संगत की है। और डिलीवरी वाले दिन मुझे ये चीज पता चली कि वो भी संगत की है डॉक्टर। और पूरा टाइम ओटी में मंत्र जाप चल रहा था, और मतलब मेरी जो भी घबराहट सब कुछ गुरुजी ने दूर कर दिया, और बहुत ही स्मूथ डिलीवरी हुई। और गुरुजी की कृपा से 23 अप्रैल 2018 को मुझे गुरुजी ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। आज मेरा बेटे का भी इतना कनेक्शन गुरुजी के साथ है ना कि मतलब वो और किसी भगवान को तो जानता ही नहीं। उसके लिए भगवान मतलब गुरुजी, गुरुजी मतलब भगवान।
कुछ भी होता है ना तो वो गुरुजी के पास ही जाते हैं, हाथ जोड़ के गुरुजी को ही बोलते हैं कि गुरुजी ये और गुरुजी ये, जो भी उसके मन में होता है गुरुजी से ही बात करता है वो भी। उसके बाद जब उसका फर्स्ट बर्थडे आ रहा था ना, तो हमने क्या किया कि एक जो वेन्यू था वो बुक किया। तो बर्थडे से पहले हम जैसे वेन्यू पे गए देखने के लिए कि कैस मतलब सब ठीक है, और उसमें टेस्टिंग वगैरह करने जा रहे थे कि मतलब म्यूजिक वगैरह सही चल रहा है या नहीं। तो एक पेन ड्राइव में ना हमने सॉन्ग्स डाले थे जो बर्थडे पे प्ले करने थे। तो हमने वहां पे उसको दिया कि ठीक है चला के एक बार हमें दिखा दो चल रही है ना ये। तो उसने जब वो लगाया तो मतलब उसमें भी मंत्र जाप चल पड़ा गुरुजी का, जबकि उसमें मंत्र जाप था भी नहीं। जब उसने चलाया सॉन्ग चला नहीं और गुरुजी का मंत्र जाप चल पड़ा। तो हमें लगा कि ये कैसे, मतलब मंत्र जाप कैसे चल पड़ा। तो हमें बहुत ही ये लगा कि पता नहीं, पर हमें अच्छा लगा कि चलो बर्थडे सेलिब्रेशन की भी जो हमने फर्स्ट स्टेप लिया उसमें भी गुरुजी ने पहले अपना मंत्र जाप चलाया। उसके बाद हमें नहीं पता था कि वो गुरुजी ने क्यों चलाया, बाद में हमें पता चला जिस दिन बर्थडे था उसका, उस दिन उससे एक दिन पहले भी हमारा जो डेकोरेटर था वेन्यू का उससे बात हुई। उसने सारी फोटोज पिक्चर्स की ये चीजें मैं बनवा रहा हूँ, बच्चे के नाम का बैनर वैनर सब हमें फोटोज भेजी थी। जिस दिन बर्थडे था उस दिन भी सुबह बात हुई, सब ओके था। पर जब हम 7 बजे का बर्थडे का टाइम था और हम जब 6:30 पे वहां पहुंचे तो वेन्यू पे कुछ भी डेकोरेशन नहीं था, एक सिंगल बलून भी नहीं था। हमारे तो हाथ पांव फूल गए कि 7 बजे से टाइम है, गेस्ट कभी भी आना शुरू कर सकते हैं, और यहाँ तो एक सिंगल बलून भी नहीं है। डेकोरेटर फोन ही ना उठाए। और मतलब गुरु जी ने ऐसे किया फिर कि हमारे तो बिल्कुल पसीने आ गए कि क्या होगा। और पता नहीं कहाँ से एक बंदा आया, वो उसी वेन्यू पे किसी और काम से आया था। तो वो कह रहा है कि पता नहीं मुझे क्या क्यों मन कर रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी हेल्प करूं। और वो उसके पास बाई चांस बलून फुलाने की मशीन्स और बलून भी और भी काफी चीजें डेकोरेशन की थी, और उसने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी हेल्प की। हमने उसे कहा भी कि बट वो पता नहीं क्या उसको कह रहा, नहीं मैं बस आपका हेल्प करने का मन हो रहा है मेरा। और वो 6:50 के अराउंड वहां बैठा, और हमें था कोई गेस्ट ना आ जाए, 7 बजे से हंसेंगे लोग कि मतलब बर्थडे पे बुला लिया और कुछ भी नहीं है। और मतलब गुरुजी ने सारे गेस्ट को लेट करा दिया, 8 बजे से गेस्ट आने शुरू हुए। और उसने इतनी फटाफट किया, जबकि वो एक सिंगल आदमी था, फिर भी उसने इतनी फटाफट किया कि 6:50 से 8 o'clock तक 1 घंटा 10 मिनट में उसने पूरा वेन्यू तैयार कर दिया। मतलब ये होती है। फिर हमें हुआ कि गुरुजी ने उसी दिन हमें मतलब इशारा कर दिया था कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मतलब गुरुजी की कृपा से फर्स्ट बर्थडे पे किसी को पता भी नहीं चला कि इनके साथ इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है। ऐसे मतलब गुरुजी का है कि हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो हमें सिर्फ गुरुजी में विश्वास रखना है, उनकी जो बताई हुई बातें हैं उनको मानना है। गुरुजी जो वॉल्स हैं उसके पीछे का भी देख सकते हैं, हम सिर्फ आगे आगे का देखते हैं। हमें लगता है कि हमें बस ये चाहिए, गुरुजी उससे भी कुछ बेटर देना चाह रहे हैं हमें। तो हमें सिर्फ उनको ट्रस्ट करना है, उनमें उनकी बातें माननी है। गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले लाइफ होती है, मैं तुम्हें सबसे पहले लाइफ देता हूँ, क्योंकि अगर लाइफ होगी तभी तो तुम मटीरियलिस्टिक चीजें एंजॉय कर पाओगे ना। और फिर उसके बाद हेल्थ, फिर वेल्थ। हम रिवर्स करते हैं, हम पहले वेल्थ मांगते हैं। अब वेल्थ मांग ली लेकिन कल लाइफ ही नहीं है, हेल्थ ही नहीं है, तो फिर उस वेल्थ का क्या करेंगे। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं मुझे अपना सीक्वेंस फॉलो करने दो, मैं फर्स्ट लाइफ दूंगा, सेकंड हेल्थ, थर्ड पे वेल्थ, और मिलेंगी सब कुछ, बस आपको पेशेंस रखनी है। गुरुजी कहते हैं फॉरगेट द पास्ट एंड एंजॉय द प्रेजेंट प्रेजेंटेड बाय मी। जो आपका पास्ट है, हम यूजुअली सभी लोगों का नेचर है पास्ट को लेके हम लोग क्रिप करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो गुरुजी कहते हैं पास्ट को भूल जाओ, उसका तुम कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर तुम्हें पता नहीं है, तो इसलिए जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो। गुरुजी के बहुत सिंपल चीजें हैं बट फॉलो करनी मुश्किल है, बट अगर हम फॉलो कर लें तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं जब मंदिर आते हो अपनी ईगो, अपनी अकल और रफल अपने शूज के साथ बाहर ही उतार के आया करो। मंदिर में आके नो सोशलाइजेशन। क्या होता है कि हम मंदिर जाते हैं तो सोचते हैं कि कोई बड़ा बंदा भी दिखता है तो लगता है चलो उससे लिंक्स बनाते हैं या अपने बिजनेस से रिलेटेड भी बातचीत शुरू कर देते हैं। बट जब मंदिर गए हैं तो सिर्फ हमें गुरुजी में ध्यान लगाना है और कुछ नहीं करना। सोशलाइजेशन तो हम मंदिर के बाहर भी कर सकते हैं, मंदिर में 2 घंटे के लिए जाते हैं तो तब हम सिर्फ गुरुजी पे ध्यान लगाएं। गुरुजी साथ में ये भी कहते हैं कि हमें गुप्त दान
पाठ और गुप्त सेवा करनी होती है। गुप्त दान की हम एक हाथ से कर रहे हैं तो हमारे दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि हमने क्या दान किया है। और गुप्त पाठ कि मन में हम गुरु जी का सिमरन करें, मतलब ऐसे है कि बोल बोल के इतना कर रहे हैं कि सब लोगों को पड़ोस में भी सुन रहे हैं, वैसा ना करके अपने मन में गुरु जी का सिमरन करें। और गुप्त सेवा मतलब फैमिली मेंबर्स सारे एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की केयर करें। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा है, मतलब गुरुजी के पास आने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर्मों के हिसाब से जो हमने अपने कर्म किए हैं उनके हिसाब से हमें हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, बट गुरुजी क्या करते हैं कि 90% कर्म 90% प्रॉब्लम्स हमारी माफ कर देते हैं, और जो 10% हैं वो भी फ्लोटिंग वे में निकलवा देते हैं, मतलब उनको भी ऐसा कर देते हैं कि हम हमारे अंदर सह पाए, हम वैसे कर देते हैं। और कई बार हमें ये लगता है कि उन अंकल या उन आंटी के ऊपर तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, मेरे ऊपर नहीं है। तो हमें हमेशा किसी ना किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर की पात्रता, गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारी पात्रता के हिसाब से देता हूँ। जिन अंकल आंटी से आप कंपेयर कर रहे हो आपको नहीं पता उसका मेरे साथ क्या कनेक्शन है। तो हमें सिर्फ दूसरों से ना कंपेयर करके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूं, ना कि किसी और से कंपेयर करके। अब कई बार ये भी होता है कि मैं आपको अभी अपना रिसेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे कई बार होता है कि कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा इतने दिन से, या कोई ड्रीम नहीं आ रहा गुरुजी का, या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है कि पता नहीं गुरुजी से अब हम शायद गुरुजी हमारे साथ हैं भी या नहीं, या हम गुरुजी से कनेक्शन अपना लो फील करते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो मेरे को भी ऐसे अभी कुछ दिन पहले काफी गुरु पूर्णिमा के टाइम पे कई बार ऐसा लगता था कि बहुत ही टाइम हो गया, मुझे गुरुजी ने कुछ अपना ऐसे इंडिकेशन ही नहीं दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन हुआ क्या कि मैं, मेरा बेटा और मेरी मम्मी, हम लोग कार में कहीं जा रहे थे, और मतलब हम सही ड्राइव कर रहे थे, मैं कार ड्राइव कर रही थी, और अपनी तरफ से मैं बिल्कुल सही ड्राइव कर रही थी। एक डिवाइडर आया और वहां पे एकदम से एक बाइक वाला आया मेरे आगे से, रॉन्ग साइड से आके एकदम मेरे आगे से निकला, तो मेरी कार ने उसको हिट किया, और हिट भी बहुत तेज हुआ, मतलब मेरी कार और उसकी बाइक दोनों ही डैमेज हो गई। पुलिस भी वहां बैठी थी। अब गुरुजी की कृपा यह है कि इतना एक्सीडेंट मेजर ही था, बट गुरुजी की कृपा यह है कि हम लोग 5 लोग थे, 3 हम थे गाड़ी में और 2 वो थे बाइक पे। पांचों की पांचों गुरुजी ने बिल्कुल सही रखे, किसी को मतलब पांचों को हमें लाइफ ब्लेस की। गुरुजी की कृपा से पांचों बिल्कुल सही थे, और हम तीनों कार में थे और वो दोनों तो बाइक पे थे, उनको तो और भी ज्यादा रिस्क था। जबकि कार मेरी पूरी आगे से, मेरी पूरी कार डैमेज हो गई, उनकी भी पूरी बाइक डैमेज हो गई, बट बंदे हम पांचों बिल्कुल सही। और वहां पे पुलिस भी थी, पुलिस ने भी देखा, उसने भी मतलब जैसे हमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि वो एकदम से रॉन्ग साइड से आके मेरे आगे से एकदम निकले। और बाइक वालों ने भी अपनी मिस्टेक मान ली कि हाँ भाई उनकी ही गलती थी। तो गुरुजी ने मतलब उस चीज से भी वहीं की वहीं से उल्टा दिया सारा किस्सा। और मेन बात यह है कि गुरुजी ने सबकी लाइफ बचा ली, क्योंकि लाइफ ऐसी चीज है कि एक बार गई तो गई। सपोज उन बाइक वालों को भी कुछ हो जाता तो मैं पूरी जिंदगी इस गिल्ट में रहती कि उनको कुछ हो गया मेरी वजह से, चाहे गलती किसी की भी हो, बट लाइफ इंपॉर्टेंट है। लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की पांचों की। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। गुरुजी ने ये दिखाया कि तुझे लगता है कि मैं तेरे साथ हूं नहीं, पता नहीं तू कब से कार चला रही है, मैं तुझे कितनी बार कितनी चीजों से बचा चुका हूँगा। तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ, गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए गुरुजी हमारे साथ नहीं है। उस दिन मुझे बहुत अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई कि मैंने गुरुजी को सॉरी भी बोला, गुरुजी सॉरी मैंने ऐसा सोचा कि आप मेरे साथ नहीं हो। मतलब गुरुजी के पास आने के बाद आपके साथ एक्सपीरियंस शॉर्ट है। बस 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है जैसे मेरी बाइक वालों के साथ टक्कर हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया और गुरुजी मेरे साथ हैं। क्या मुझे कोई बीमारी हुई और गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया तो मुझे पता चला हाँ गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दिया। और अगर कुछ नहीं भी हो रहा तो गुरुजी, हो सकता है कि आपके साथ कितना मेजर कोई एक्सीडेंट या कोई बीमारी होने वाली थी जो गुरुजी ने आने से पहले ही टाल दी, तो वो तो उससे भी बड़ी ब्लेसिंग हुई ना, कि गुरुजी ने हमारे तक प्रॉब्लम टच ही नहीं करने दी, उससे पहले ही उनको भी हमसे काफी दूर कर दिया।
जो गुरुजी है हमारे, मतलब वो सुप्रीम पावर है, महाशिव है, उनमें से सारे देवी देवता गुरुजी में से ही निकले हैं। ये वजह है, गुरुजी डिसिप्लिन पे बहुत एम्फोसाइज करते थे। बड़े मंदिर में जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा सब लाइन से, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में सब कुछ होता है। और मतलब ऐसा नहीं होता कि धक्का मुक्की हो रही है या वीआईपीज को कुछ अलग टाइप का ट्रीटमेंट मिल रहा है। हर बंदे को सेम ट्रीटमेंट मिलता है और सब कुछ लाइन में चलता है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमें तो लाइन में सिर्फ लोग दिखते हैं, हमें तो सिर्फ ये दिखता है कि हाँ हम लोग संगत खड़े हैं, बट उसमें बीच में देवी देवता भी लाइन में होते हैं। मतलब गुरुजी ने कई संगत को ये दिखाया है प्रैक्टिकली कि बीच में देवी देवता, कई संगत ऐसे हैं जिन्होंने शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवी माता सबके दर्शन वहां पे किए हुए हैं लाइव, कि वो भी आके गुरुजी को माथा टेक रहे हैं। हमने खुद ने शिवलिंग गुरुजी के मंदिर में, जो बड़े मंदिर में ऊपर शिवलिंग है, वहां से अमृत निकलते हुए देखा है। एक बार बैसाखी के फंक्शन से पहले ऊपर सेवा चल रही थी शिवलिंग की, और उस टाइम पे थर्ड आई से अमृत निकला, और उसमें गुरुजी की इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी, हम सबको थोड़ा थोड़ा गुरुजी की कृपा से चखने का भी मौका मिला प्रसाद को। और भी गुरुजी ने मंदिर में इतनी चीजें दिखाई हैं, जैसे एक बार होली के टाइम पे जो अंदर हॉल में शिव जी की मूर्ति है, उसमें जगह जगह पे कलर्स आ गए थे। जैसे जटाओं में ब्लू कलर आ गया था, नेल्स पे पिंक कलर। तो ऐसे, और बैठे हुए थे हम लोग, मंडे का दिन था, और एकदम बैठे बैठे शिव जी की मूर्ति में कलर्स आने शुरू हो गए। मेरे को तो गुरुजी ने एक बार घर के अंदर, मैं मतलब जब सो रही थी तो एकदम मेरी आंख खुली तो सामने गुरुजी खड़े हुए हैं। मतलब जो अलमीरा है उस साइड पे अलमीरा थी, अलमीरा नहीं दिख रही थी, गुरुजी खड़े हुए थे वाइट ड्रेस में, और उनके चारों तरफ से इतनी लाइट्स निकल रही थी, इतनी लाइट्स, मतलब कुछ भी नहीं, सब गुरुजी और लाइट्स। और मैं देख के मेरे को गूजबम्स आ गए इतने, और मेरे को ये हो रहा था कि मतलब मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मैं उठना चाह रही थी कि मतलब मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करूं, बट मैं उठ ही नहीं पा रही थी। गुरुजी ने मुझे एकदम स्टैचू की तरह बिठा दिया वहां पे, और मतलब मेरे काफी देर तक गूज़बम्प्स रहे। तो गुरुजी ये मतलब भगवान ही कर सकते हैं कि एक बंद घर में आपको कहीं भी दर्शन दे दे, कहीं पे भी आपको किसी भी रूप में दर्शन दे दे। एक बार बड़े मंदिर में न्यू ईयर के टाइम पे बहुत ठंड थी और ओले पड़ रहे थे। तो यूजुअली तो ओले राउंड शेप के होते हैं, बट उस दिन वहां पे मतलब गुरुजी ने इतनी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ओले दिखाए। मतलब कोई जलेबी की शेप में था, कोई हाफ मून, कोई समोसा, कोई गणेश जी, तो बहुत ही अलग अलग शेप्स के ओले थे। मतलब हम लोग सब संगत कलेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे। फिर एक मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही एक बार मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो हमेशा ना गुरुजी पापा को कहते थे कि सीए सीए करके बुलाते थे। तो मतलब मम्मी को ये लगता था कि गुरुजी कभी मुझसे बात नहीं करते आप, तो हमेशा आप मतलब पापा को ही गुरुजी एड्रेस करते थे जब भी कुछ कहना होता था। तो उस दिन मम्मी के मन में था, गुरुजी आज मैरिज एनिवर्सरी है, बस आज आप मुझे कुछ भी, बेशक एक ही वर्ड कहिएगा, बट कहिएगा। तो जब मंदिर गए, तो जब लास्ट में जैसे गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए, माथा टेकने के लिए गए, तो जब माथा टेकने के लिए गए तो गुरुजी ने, तब वैसे यूजुअली कहते थे चलो सीए, उस दिन गुरुजी ने कहा चलो सीए थी वोटी। तो ये होता है, मतलब इतनी छोटी सी और प्यारी प्यारी चीजों का भी गुरुजी विशेष पूरी कर देते हैं, मतलब जो आपके मन में हो तो वो भी गुरुजी एकदम आपका सुन लेते हैं, और छोटी छोटी बातें भी आपकी मन की रख लेते हैं। हमारे घर में एक बार गुरुजी की कृपा से मंथली सत्संग था। तो मतलब मेन्यू में हमने जैसे इडली प्रसाद रखा था। तो अब जैसे काउंट करके जितनी इडलीज बनी थी, तो संगत उससे ज्यादा आ गई, और काफी ज्यादा आ गई। तो अब इडली तो ऐसा भी नहीं है कि फिर एकदम से दोबारा भी बन जाए। तो हमें तो एकदम ये हो गया, पापा मम्मी को टेंशन हो गई कि मतलब संगत तो काफी ज्यादा आ गई, कम से कम 60-70 लोग और ऊपर आ गए, और इडली तो कम है। तो एक अंकल ने वहां पे ऑब्जर्व किया कि मम्मी पापा टेंशन में है। तो उन्होंने बोला कि सत्संग आपका है? तो पापा ने कहा मतलब? उन्होंने कहा सत्संग तो गुरुजी का है ना, तो ये गुरुजी देखेंगे कि उनकी संगत को प्रसाद में क्या मिलेगा, आपकी टेंशन नहीं है ये।
आपने अपनी तरफ से जितने लोग इनवाइट किए थे उस हिसाब से आपने अपना प्रसाद बना लिया। अब उससे ज्यादा अगर संगत आ गई है तो गुरुजी ने कुछ सोचा होगा, ये आपकी हेडेक नहीं है, आप बस अपना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट शुरू कर देना। जैसे आपने सोचा था 2-2 इडली प्रसाद सबको देने का, वैसा करना आप। तो ने कहा ठीक है। उसके बाद मतलब सारी संगत को प्रसाद मिला। गुरुजी ने जो इडली का जो हमने जिसमें रखा था बड़ा भगोना, वो पूरा खत्म ही ना हो, सारी संगत को प्रसाद मिला। गुरुजी ने इतनी बढ़वा दी इडली, सारी संगत को प्रसाद मिला। और जो सोसाइटी के गार्ड्स और जिनको हमने सोचा हुआ था, मतलब सबको मिलके जो आखिरी बंदा था उसको आखिरी इडली मिली। मतलब गुरुजी ने ऐसे पूरा प्रसाद बढ़ा दिया कि जितनी संगत है उसी हिसाब से प्रसाद करा दिया। और फिर मतलब हमें एक चीज और हुई सत्संग में। पापा एक रिंकू भैया हैं जो कि सिंगर हैं, उनके हम सब ने सुने हैं शब्द, तो उनको इनवाइट किया हुआ था सत्संग में। तो पापा को था ये आएंगे ना, ये अपनी एक्सपीरियंसेस सुनाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब यूजुअली वो मंथली सत्संग्स में नहीं जाते थे या कम जाते होंगे, तो मतलब सबको होता है ना कि हाँ वो उन्होंने गुरुजी के शब्द गाए हुए हैं और वो गुरुजी से काफी पहले के टुकड़ी से कनेक्टेड थे, मतलब जब बचपन से कनेक्टेड थे वो। तो उन्होंने बोला भी था कि हाँ मैं आऊंगा जरूर। तो हम बड़े खुश थे कि वो आएंगे, पर वो सत्संग वाले दिन नहीं आए। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने मतलब सत्संग तो बहुत बढ़िया कराया और बहुत संगत आई थी, बहुत बढ़िया बढ़िया सत्संग हुए, बहुत मजा आया, पर वो नहीं आए थे। तो फिर पापा की बाद में उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे मैं तो आना ही था मुझे सत्संग में, मैं तो इनफैक्ट छोटे मंदिर में गुरुजी के आगे बैठा हुआ था। और गुरुजी की आज्ञा लेने जब गया तो गुरुजी ने कहा कि तुझे गुप्ता अंकल के सत्संग में नहीं जाना है। तो गुरुजी ने ये दिखाया कि मेरा सत्संग किसी एक पर्टिकुलर बंदे के आने या ना आने से अच्छा नहीं होगा। गुरुजी का सत्संग तो कोई भी एबीसी सत्संग सुनाए या कोई भी एबीसी शब्द चले, हर तरह से अच्छा होगा। गुरुजी अपना सत्संग खुद करवाते हैं, खुद अरेंज कराते हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम तो एक मीडियम है बस। गुरुजी अपने आप देखते हैं कि कौन आएगा आपके सत्संग में, क्या एक्सपीरियंसेस सुनवाने हैं, क्या प्रसाद में डिस्ट्रीब्यूट कराना है। तो मतलब हमें उस दिन मिस्टेक रियलाइज हुई कि हमें लग रहा था कि इनके आने से सत्संग अच्छा होगा, बट गुरुजी के आने से, गुरुजी के सत्संग में गुरुजी खुद फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और गुरुजी के आने से ही सत्संग बढ़िया होता है, किसी एक इंडिविजुअल के आने जाने से नहीं। और गुरुजी ने हमारे सत्संग पे एक और हमें इंडिकेशन दिलवाया। हम उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे था, मंडे को जब हम मंदिर गए, बड़े मंदिर, तो एक आंटी आई हुई थी हमारे सत्संग में, भाटिया आंटी। तो गुरुजी ने मतलब वो आंटी खुद सुना रही थी सत्संग कि गुरुजी ने गुप्ता अंकल के यहाँ एक सत्संग था और गुरुजी ने उनको बोला कि चंगा हो गया गुप्ता अंकल के सत्संग, उन आंटी को कहा। और हमने मतलब उन आंटी के मुंह से उस दिन सुना वहां पे। तो मतलब गुरुजी ने सत्संग रिकॉग्नाइज भी किया, क्योंकि हम उस टाइम नए थे, हमें लगता था कि गुरुजी मंथली सत्संग्स में फिजिकली नहीं जाते। मतलब गुरुजी फिजिकली जब थे तभी भी फिजिकली नहीं आते थे मंथली सत्संग्स में। तो हमें लगता था पता नहीं गुरुजी को पता भी होता होगा कि नहीं कि मंथली सत्संग होता है और मतलब हमने हमारे घर पे है। तो गुरुजी ने वो दिखाया कि मुझे सब पता होता है, तुम्हारे घर पे सत्संग हो ही इसलिए रहा है क्योंकि वो मेरी इच्छा है। तो हमें लगता है कि हम मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं, बट हम कुछ भी नहीं है, हम एक मीडियम है बस। हमें सिर्फ गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, गुरुजी की बातें माननी है। जैसे गुरुजी कहते हैं सत्संग के टाइम मोबाइल स्विच ऑफ रहना चाहिए आपका। हम मोबाइल साइलेंट मोड पे डाल देते हैं, थोड़ा स्मार्ट बिहेव करते हैं कि चलो, पर साइलेंट मोड पे भी वाइब्रेशन आती है। गुरुजी ने तो बता दिया मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए जब मंदिर आओ। अब वो हम पे है, हम माने या ना माने, बट गुरुजी कहते हैं वाइब्रेशन एक ही की मिलेगी, या तो मोबाइल की ले लो या मेरी ले लो। अब वो हम पे है कि हमें किसकी वाइब्रेशन चाहिए। तो गुरुजी की बातें माननी चाहिए ताकि उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लेसिंग्स हम ले पाए। गुरुजी कई बार अपने हाथों से प्रसाद देते थे। तो जब गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे तो उस टाइम पे मतलब गुरुजी एक हाथ से देते थे और उनके हाथ छोटे छोटे थे, बट और हम दो हाथों में भी हमारे नहीं समा पाता था। मतलब गुरुजी का प्रसाद एक अलग ही उसमें टेस्ट, एक अलग ही खुशबू और एक अलग ही मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं आपको वो कितना डिवाइन प्रसाद होता था। अभी रिसेंटली गुरुजी की कृपा से मतलब हमने अपना घर बुक कराया हुआ था और गुरुजी की कृपा से अभी हम रिसेंटली अपने खुद के घर में शिफ्ट हुए हैं। सब कुछ गुरुजी ने अच्छे से कराया।
और हमारे घर के पास ही एक स्कूल था जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है इन गुड़गांव। बट हम जब एडमिशन प्रोसेस चल रहा था ना, तो हम बाय चांस हमारे माइंड से स्किप हो गया कि इसका एडमिशन भी कराने है स्कूल में। और फिर जब लास्ट डे थी ना, लास्ट डेट थी एडमिशन की, उससे 2-4 दिन पहले हमें रियलाइज हुआ कि ओहो एडमिशन तो इसका ऑन है स्कूल का, और हमारा तो मिस होने वाला था बिल्कुल। हमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उस स्कूल में अप्लाई किया नर्सरी एडमिशन के लिए। और हमें था पता नहीं अब तो कॉल आएगी भी या नहीं। और बट गुरुजी की कृपा से हमें इंटरव्यू कॉल आ गई। बट जिस दिन की कॉल आई ना, उस दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, उसको कफ कोल्ड फीवर बहुत मतलब वैसा हो रहा था। बच्चे वॉमिट करते हैं ना उसमें, तो वो बिल्कुल कंडीशन में नहीं था जाने की। बट हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं था तो हम उसको लेके गए। अब वहां पे हमसे पहले और भी बच्चे थे, जो भी प्रिंसिपल इंटरव्यू ले लेके बच्चे आ रहे थे, पेरेंट्स आ रहे थे, तो सबको यही बोल रहे थे रिसेप्शन से कि आपको विल इन्फॉर्म यू इन नेक्स्ट 2-3 डेज। तो हमारा नंबर आया, हम गए प्रिंसिपल के पास। तो अंदर जाके, बल्कि हमें था पता नहीं कभी ये खांसता ना रहे या पता नहीं, बट ये स्कूल में बिल्कुल ठीक रहा। और अंदर जाके प्रिंसिपल ने हमसे बल्कि कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। और हम जब बाहर आए तो रिसेप्शन पे जो मतलब बता रही थी वो प्रिंसिपल से पूछ पूछ के कि क्या है आगे का सीन, तो उसने हमें कहा कि आपके बच्चे का एडमिशन ओके कर दिया, आप चाहो तो अभी भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कर सकते हो। तो ये है गुरुजी की कृपा, मतलब हमसे कुछ पूछा भी नहीं, हमें साथ साथ बोल दिया। और लोगों का भी आए हुए थे, उनसे काफी देर इंटरव्यू वगैरह भी चला, स्टिल उनको कह रहे थे नेक्स्ट 2-3 डेज में बताएंगे। तो गुरुजी की कृपा से न्यू हाउस में शिफ्ट हुए हैं, और उसी के पास वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में गुरुजी ने मेरे बेटे का एडमिशन कराया। तो गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। हमें लगता है कि हमें गुरुजी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हमें ये मांग के चलना चाहिए गुरुजी हमें हर टाइम देख रहे हैं, तो इसलिए हम कुछ गलत ना करें किसी के साथ। अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी के साथ कुछ बुरा ना करें। जो भी आज गुरुजी के कृपा से है, जो भी मेरे या मेरी फैमिली के पास आज की डेट में है, या हम जो कुछ भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। नहीं तो मतलब इतनी प्रॉब्लम्स और इतना जो एनवायरनमेंट कोविड का पीछे चल रहा था, मतलब हम सब जानते हैं कोविड के टाइम में तो कितना सब लोगों के साथ कितना कुछ बुरा भी हुआ है। ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी पे कि गुरुजी ने हमें कोविड के टाइम में भी प्रोटेक्ट किया और आज तक प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, और गुरुजी की कृपा से हम सब ठीक हैं। गुरुजी ने वैसे भी सब कुछ बहुत ही सिंपल रखा है, मतलब गुरुजी मंदिर के बड़े मंदिर की टाइमिंग्स जैसे शाम के हैं। गुरुजी कहते हैं जो मैंने तुम्हें अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं वो तुम्हें ऑनेस्टली निभानी है, उनको तुम स्केप मत करो। जो भी तुम्हें काम दिया है, अपने बच्चों को देखना, अपनी जॉब देखना, घर के काम, जो भी तुम्हारी ड्यूटीज हैं वो अपनी अच्छे से करो फुलफिल। और उसके बाद शाम तक जब तुम्हारे सारे काम निमट जाते हैं तब तुम मंदिर आओ, और जब तुम मंदिर आओ फिर तब 2 घंटे सिर्फ गुरुजी पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। तब ये नहीं कि तुम लोगों से सोशलाइज कर रहे हो या फोन में दिमाग है या इधर उधर का सोचो। तो गुरुजी ने बहुत सिंपल रखा हुआ है प्रोसेस, ऐसा मतलब किसी और जगह आप नहीं देखेंगे। तो हमें बहुत लकी हैं हम कि गुरुजी जो कि साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं, हम सब उन्हीं की शरण में हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर प्रोटेक्टिंग अस। हम सब की इसी तरह हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते रहिएगा और हमें अपनी शरण में रखिएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड सॉरी जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं उन्हें स्टूपिड मिस्टेक्स समझ के, अपने बच्चे समझ के उन सब मिस्टेक्स को माफ कर दीजिएगा।